एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैम आज तो पीछे थोड़ा माहौल अलग सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? कभी कभार तो यहाँ पे या तो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लिखा होता था या लिखा होता था आपका कंप्यूटर साइंस। आज ये क्या लोचा है? IP/CS। अरे अरे, ये क्या देखने को मिल गया भाई? IP/CS, IP भी और CS भी। जी हाँ, मैं लेकर आई हूं आपके लिए, जी हाँ, स्पेसिफिकली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने IP लिया है तो वो भी देख सकते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है तो वो भी देख सकते हैं। मतलब द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू क्लास 11th विद द सब्जेक्ट कोड 065 या फिर 083, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो भाई, चाहे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हो या हो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, ये सेशन, ये वीडियो आप दोनों के लिए है। और सिर्फ क्लास 11th के लिए ये सीमित नहीं है, क्लास 9, 10th एंड इवन 12th भी इस सेशन को देख सकते हैं। और बहुत सारी फन एक्टिविटीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो डिस्कस उसका मजा ले सकते हैं। जी हाँ, मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए स्पेसिफिकली क्लास 11th के IP एज वेल एज CS के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई आज बात नहीं होगी ना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ना ही बुकिश थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। आज बात होने वाली है आपके चैप्टर्स के बीच बीच में जो बॉक्सेस में छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं होते थे, जिनको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप अवॉइड भी करते हैं। NCERT में, चाहे वो आपका IP का NCERT हो क्लास 11th में या आपके CS का NCERT हो, चैप्टर तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन साइड में जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, कैसे रहते हैं वो बॉक्सेस? कुछ इस तरीके से रहते हैं भाई, कुछ इस तरीके से रहते हैं वो बॉक्सेस। किस तरीके से भाई? देख लें क्या? ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है ना? और यहाँ पे आपके कुछ बॉक्सेस होते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही न्यारा सा एक क्वेश्चन मार्क भी बना होता है, बहुत ही बोल्ड तरीके से लिखा होता है, डिड यू नो? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो भैया फटाफट से अपने NCERTs को उठा लो। और अगर NCERT नहीं है तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक तो आपके पास होगी ही होगी। मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक आपने डाउनलोड जरूर करी होगी, मुझे बिल्कुल विश्वास है। और अगर नहीं भी किया है तो NCERT आपके पास है। हर चैप्टर के हर पेज पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। उन छोटे बॉक्सेस को हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इग्नोर करते हैं। उन्हीं बॉक्सेस में बहुत सारे फन एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं जो आज मैं लेकर आई हूं। और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं, मैंने यहां पे कवर करने वाली हूं IP एज वेल एज CS दोनों ही सब्जेक्ट्स को। जी हां, कोड 065 भी और कोड 083 भी, दोनों ही कोड्स के चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आज यहां कवर होंगे, बिल्कुल कवर होने वाले हैं भाई। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th, चाहे IP हो चाहे क्लास 11 CS हो, दोनों ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ये जो चैप्टर है वो सेम है भाई लोग। तो इस चैप्टर के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की आज शुरुआत करते हैं। एक नया सेशन है, एक नया ऑरा है, और मैं उम्मीद करती हूं कि जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप मेरे नॉर्मल लेक्चर्स के वीडियोस को देते हो, उससे ज्यादा प्यार और ज्यादा सपोर्ट मेरे इस वीडियो को आप देने वाले हो, क्योंकि मैं लेके आई हूं आपके लिए ये एक खास वीडियो जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं शुरू करूं आपके लिए, इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं होगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज द CPU, व्हाट इज अ कैश मेमोरी। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके NCERT के पीछे जो NCERT सॉल्यूशंस हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन पर्टिकुलर सेक्शंस में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है। यहां पे आपको मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्टिविटी बेस्ड होंगे, मतलब आपसे और मुझसे रिलेटेड। हो सकता है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे आपको बोला जाए कि आप सपोज कीजिए आपके टीचर से आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपके टीचर ने आपको ये बताया। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई एक्साइटेड हो? इससे पहले कि हम शुरुआत करें, बिल्कुल बता दो मुझे, लाउड चेयर दे दो, शाउट आउट दे दो कि हाँ मैम, इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए हम तैयार हो चुके हैं, सज हो चुके हैं। तो भैया जल्दी से अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब आ चुके हैं हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की इस अमेजिंग सी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, लिस्ट ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन योर स्कूल और होम। आपके घरों में और आपके स्कूल्स में आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं? तो भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए।
क्योंकि ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये मुझे और आपको दोनों को साथ में मिलकर इन क्वेश्चंस को धुनना है, इसको अच्छे से डिशम डिशम इसको इतनी अच्छी तरीके से धुनना है कि भाई तुमने हमसे क्वेश्चन पूछा हम बता देंगे। तो भैया कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ मुझे, आपके हिसाब से आपने अपने घरों में, अपने स्कूलों में कुछ ऐसी डिवाइसेस देखी है, आपने अपनी कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जो आपको लगता है कि एक सेकेंडरी स्टोरेज की तरह काम कर सकती हैं। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे क्या क्या हो सकता है। तो भाई सबसे पहले हार्ड डिस्क तो आई जाती है कि भाई हार्ड डिस्क तो हमको देखने को मिल जाता है। किसी किसी ने हार्ड डिस्क को फिजिकली भी देखा है, नहीं तो अगर नहीं भी देखा है तो इतना तो जानते हो कि स्कूल्स में जो डेस्कटॉप्स होते हैं उसके कैबिनेट के अंदर हार्ड डिस्क होती है जो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो भैया स्कूल को हमने यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। घर की बात करें तो घर में भी बहुत से लोगों के आजकल लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, फोन्स हैं। यहां वहां क्यों जा रहे हो भाई, आपके पास फोन्स हैं। मेरे ख्याल से तो आप सब क्लास 11th में हो, और क्लास 11th में आज के टाइम पे अगर आपका खुद का भी पर्सनल फोन नहीं है तो आपके पेरेंट का, आपके सिबलिंग का फोन होगा जिसको आप ऑपरेट जरूर करते होंगे, और तभी तो आप हमसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो। भाई मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट, मैं ये बात जानती हूं आप में से बहुत से ऐसे कम स्टूडेंट्स हैं जो मुझे या मेरे वीडियोस को डेस्कटॉप्स या लैपटॉप्स पे देखते हो। मोस्ट प्रोबेबली वो देखते होंगे जिनके घर में वाईफाई होगा या जो 5G इंटरनेट चला रहे होंगे। मैक्सिमम ऑफ यू, आप सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली का पार्ट है, आप लोग हमको मोबाइल फोन्स में ही देखते हो, मुझे पता है। तो भाई चाहे लैपटॉप ना हो, चाहे डेस्कटॉप ना हो, लेकिन मोबाइल फोन सबके पास किसी ना किसी तरीके से है, चाहे पर्सनली या फिर आपके पेरेंट या सिबलिंग के थ्रू। तो भाई मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में भी तो होता है एक इंटरनल स्टोरेज, वो भी क्या है, वो भी तो एक हार्ड डिस्क है। तो भैया स्कूल हो चाहे घर हो, हार्ड डिस्क तो देखने को मिल गई। अब आज के टाइम पे जल्दी 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 देखो, ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जा रहा है, लाइव फॉर्म में आपके पास आ नहीं रहा है। तो भैया रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या कमेंट आ रहा है बच्चे का मैं अभी तो नहीं बता सकती। अगर ये लाइव फॉर्म में होता तो मैं शायद आपके कमेंट्स देख के उस चीज को लेके डिस्कस भी कर पा रही होती। मैं अभी बस केवल अज्यूम कर रही हूं कि आप मुझे कमेंट्स कर रहे हो, भर भर के कमेंट्स कर रहे हो, और मेरे इस भ्रम को टूटने मत देना प्यारे बच्चों, बिल्कुल मत टूटने दीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि ये लाइव जाए, लेकिन अगर नहीं जा पाया कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा बेसिक एम ये है कि हम आपके सामने अलग अलग एक्साइटिंग ऐसे सेशंस लेके आते रहे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आए। तो भैया कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, हार्ड डिस्क तो हो गया, सेकंड 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 सेकंड, जल्दी 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 भैया, जो जल्दी बताएगा। मैं एक चीज प्रॉमिस करती हूं, बिल्कुल मेरी एक चीज प्रॉमिस है, इस वीडियो के डलने के बाद और ये वीडियो जब आप तक पहुंच जाएगा उसके बाद जितने भी कमेंट्स आएंगे ना उन सबको मैं रिप्लाई करने वाली हूं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स का जो सेक्शन होता है उसको ट्रैक किया हो तो आपने देखा भी होगा कि मैं हर एक बच्चे के कमेंट को पर्सनली रीड करके और जेन्युइन कमेंट्स को रिप्लाई बैक भी करती हूं। तो भैया अगर आप आंसर्स जानते हैं तो आपके कमेंट्स पे रिप्लाई बैक होना बनता है, तो बिल्कुल भर भर के कमेंट करो भाई। तो भाई सेकंड 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 क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई इसका नाम सुना है, पेन ड्राइव का, छोटी सी रहती है, इतनी छोटी सी, कभी कभी इतनी बड़ी भी आती है ना। अलग अलग कंपनीज की आती है, सैनडिस्क की आती है, कैनन की आती है, अलग अलग पेन ड्राइव्स आती है। इतनी प्यारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। पेन ड्राइव्स आपने अपने स्कूल्स में या मेजरली अपने होम्स में, अपने कजिन्स के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के पास पेन ड्राइव्स को देखा होगा, ठीक है। फिर एक और आ जाओ, कॉम्पैक्ट डिस्क। भाई कॉम्पैक्ट डिस्क हिंदी में बोले तो सीडी। मैम ये तो इंग्लिश में ही बोल दिया आपने, लेकिन अपने अपने बोलने का तरीका है भाई। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, आज के टाइम पे सीडी इतनी यूज नहीं होती है, लेकिन अगर आपने अपने अर्ली एज में, अपने अर्ली ईयर्स ऑफ एज में अगर देखा हो कि आपने सीडी को कभी ना कभी देखा होगा कि सीडी में कोई मूवी है, सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर है। क्योंकि देखो भैया मैं तो 90s की किड हूँ, आई एम अ 90s किड, और 90s के जितने किड हैं भाई और जो मुझसे जुड़े हुए हैं अभी, मेरे 90s के किड ने तो सीडी देखी हुई है। हम सब ने डीवीडी प्लेयर्स भी देखे हुए हैं, अलग से एक प्लेयर आता था, वहां पे हम सीडीज को इंसर्ट करते थे, डीवीडीज को इंसर्ट करते थे और मूवीज देखा करते थे। आज के टाइम पे जहां पे आपको मूवी डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाती है, तब मूवी डाउनलोडेड फॉर्म में नहीं मिलती थी, अलग से उसके लिए सीडी परचेज करना पड़ता था। उस सीडी में वो मूवी कॉपीड मिलती थी हमको, और उसको हम डीवीडी प्लेयर में लगा के देखते थे। इतना टंटा था। और अब क्या है, अब आपको बस एप्लीकेशन पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें वो मूवी मिल जाएगी, उस पे जाओ, उस पे साइन अप करो, अपनी मूवी को देखो, ऑनलाइन देखो और बस खत्म कर दो।
हुआ। तो मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ती जा रही है। तो सीडी भी एक हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो किसी डेटा को स्टोर कराती है, और इसको आप अगर अपने घरों में अब नहीं देखते हैं तो स्कूल्स वगैरह में कहीं पुरानी पाइल में रखी हुई सीडी आपको देखने को मिल गई होगी। क्लियर? अच्छा एक और बता दो, एक और, बस मैं और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी भैया। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और कौन सी है भाई? और कौन सी ऐसी चीज है जो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कही जा सकती है? ऐसी कौन सी चीज है आपके स्कूल्स या आपके होम्स में जिसको आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं? भाई ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो मुझे और आपको साथ में मिलके सॉल्व करने हैं। हमको चैलेंज किया गया है कि भैया बताओ, तो भाई बता रहे हैं, जल्दी बता दो। चलो एक मैं बता दूं, एक मैं बता दूं। चलिए हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, एक मैं बता दूं भाई। चलो भाई मैम बता देती हैं, आ जाओ भाई। तो मैं नाम लेने वाली हूं किसका? मैं नाम लेने वाली हूं एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज का जो आज के टाइम पे इतना यूज नहीं होता है, लेकिन जब हमारे कंप्यूटर्स का शुरुआत हुआ था, दैट मींस द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तब वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था फॉर स्टोरेज पर्पसेस, और वो था आपका क्या? वो था आपका मैग्नेटिक टेप। आज के टाइम पे जो मैग्नेटिक टेप्स हैं वो हमारे स्टूडियोज में ज्यादा यूज होते हैं, जहां पे कैमरा का काम होता है, जहां पे स्टूडियो का काम होता है, वहां पे लॉन्ग आपके मैग्नेटिक टेप्स होते हैं जिसमें फोटोज का डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। जितने भी लोग स्टूडियो चलाते हैं, जो कैमरा से डील करते हैं, जिनका खुद का अपना स्टूडियो है, अपने पिक्चर्स खींचते हैं, वो इन मैग्नेटिक टेप्स को अच्छे से जानते हैं। मैग्नेटिक टेप्स अर्लियर एज ऑफ कंप्यूटिंग में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किसी भी चीज को स्टोर कराने के लिए हम यूज करते थे, और आज के टाइम पे भी कैमरामैन इसका बहुत यूज करते हैं। इमेजेस को छोटे छोटे एक बड़ा सा मैग्नेटिक टेप होता है, राउंड व्हील में उसको आप ऐसे इंसर्ट करते हो, और उस पर्टिकुलर बड़े से टेप में अलग अलग सेक्शंस में कुछ फोटोज ऐसी क्यू में लगी होती हैं। तो मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो मुझे तो नहीं मिला मेरे घर में, लेकिन हाँ मेरे एक फैमिली में थे। There was this person in my family, and he was very much adhere towards photo shoot के लिए उनको बहुत अच्छा लगता था, उनका खुद का स्टूडियो था। तो उनके घर में मैंने ये मैग्नेटिक टेप्स देखे थे जिनको हम नेगेटिव्स बोलते हैं फोटोज का, कि भैया अपनी फोटोज की आप पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लो, लेकिन उसके नेगेटिव्स आप अपने पास रख लेना, या नेगेटिव्स भी आप ले लेना। तो मैग्नेटिक टेप मैंने देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है कोई समस्या की बात नहीं, तो भैया जाइए जल्दी से गूगल पे और डालिए मैग्नेटिक टेप, और आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक टेप दिखता कैसे है। तो भाई ये कुछ ऐसी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्कूल में या घर में कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से टकरा ही जाती है। क्लियर हो गया भाई? किसी को अगर किसी अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी आइडिया है, आप बिल्कुल अपने आइडियाज बिल्कुल आप इन सारी चीजों को अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बिल्कुल डालिए, क्योंकि आपने अगर एक भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऐसा डाला जो मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया, तो मैं करने वाली हूं आपका नेम शाउट आउट। जी हां, और हर बच्चे का जिसने भी मुझे सबसे पहले आंसर दिया है उसका नेम मैं शाउट आउट करूंगी, बिल्कुल करूंगी कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल, ये तो मेरा प्रॉमिस है आपको। तो चलो भाई, Most commonly found secondary storage devices at school or home are hard disk drive, solid state drive, compact disk, फ्लैश कह लीजिए या पेन ड्राइव कह लीजिए, या फिर कह लीजिए मैग्नेटिक टेप्स एटसेट्रा। अब मैम ये सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? मैम ये सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? भाई आज के जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, पूछते हैं ना, अच्छा ये लैपटॉप लिया है, ठीक है, हो सकता है क्योंकि आप क्लास 11th में हो तो अभी आपने कोई अपने सिबलिंग का लैपटॉप ले लिया होगा, या आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके उनके पेरेंट्स ने उन्हें नया लैपटॉप दिलाया होगा। तो लैपटॉप्स में एक नया टर्म आ रहा है आजकल कि भाई इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे आप क्या बोलते हो कि भैया इसमें 512 टीबी है, या 512 हार्ड डिस्क है, और 512 एसएसडी है, 256 एसएसडी है। क्या है ये एसएसडी? एसएसडी इज द सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको आपने फिजिकली बहुत कम देखा होगा। ये कंपोनेंट्स के साथ लग के आता है, जो लैपटॉप्स के अंदर लग के आता है। और क्या खासियत है इस ड्राइव की? सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या करता है? मोर पावरफुल। दिस सॉलिड स्टेट ड्राइव इज मोर पावरफुल देन, किसके कंपैरिजन भाई लोग? किसके कंपैरिजन? हमारे हार्ड डिस्क के कंपैरिजन। हमारे हार्ड डिस्क के कंपैरिजन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन ज्यादा पावरफुल होता है। कौन? हमारा एसएसडी। इसलिए आज के जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे मॉडर्न लैपटॉप्स हैं, उनमें कुछ परसेंट पहले एचडीडी आती थी। पहले पूरा कंप्यूटर्स के अंदर ना सिर्फ हार्ड डिस्क आती थी,
कि एक कंप्यूटर है उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई, 1 टेराबाइट की। लेकिन आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने अपने सेकेंडरी स्टोरेज को 2 डिस्क में तोड़ दिया है। पहला है कुछ परसेंटेज का या कुछ जीबी का हमारा हार्ड डिस्क और कुछ जीबी की हम SSD भी लगाते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि SSD मच मोर पावरफुल होती है इन बूस्टिंग अप द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर हुआ? तो भैया पहला क्वेश्चन तो हमने ढूंढ डाला। भाई बहुत चैलेंज कर रहे थे, एक्टिविटी थी, ठीक है। पहली एक्टिविटी कंप्लीटेड भैया। स्कूल और होम में कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है सब देख लिया। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दिमाग में आती है, आपको ख्याल आता है, बिल्कुल उस ख्याल को अपने तक नहीं रखना है, उस ख्याल को कमेंट सेक्शन में जाके बोल देना है। क्योंकि अगर आपने बोल डाला तो आपका नाम मैं कस के शाउट आउट करने वाली हूं। बिल्कुल परेशान नहीं होने का भाई, सब बच्चे जानेंगे इस बच्चे का नाम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। चलो आ, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस आर गिवन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हम सब पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूं माइक्रो प्रोसेसर को। अगर आपने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो जरूर देखिए। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, सीरियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट लविंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर। सच में पूरे चैप्टर का कंप्यूटर सिस्टम का सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो मुझे माइक्रो प्रोसेसर ही लगा है। और माइक्रो प्रोसेसर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने इस टेबल को बहुत अच्छे से आपसे डिस्कस किया था। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स भैया, जैसे कंप्यूटर की जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1943 और 1945 अप टिल डेट, 5 जनरेशन आ चुकी हैं कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो भैया सिमिलर वे में सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर्स की भी 5 जनरेशन आ चुकी हैं। पहली जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी 1970 से, कहां से? मोस्ट प्रोबेबली 1970 या 1971 से आज तक माइक्रो प्रोसेसर की 5th जनरेशन चल रही है भैया। तो भाई हर जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ने देखा कुछ एडवांसमेंट आ गया। तो भैया इससे पहले कि हम समझें कि ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मुझे जल्दी से ये बता दो कमेंट सेक्शन में कि एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। जल्दी जल्दी फटाफट से भाई। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भैया ये तो पता होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस चीज के बारे में आपको नॉलेज भी है कि नहीं है, कि बस मैम ने बता दिया भैया एक्टिविटी है, ये अपन को करके देना है, ये अपन ही को करना है, मुझे इसको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाली हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए मैम व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है बहुत डेडिकेटली तरीके से, बहुत ही फोकस तरीके से अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है ना माइक्रो प्रोसेसर वाला, ए बच्चे को 2 मिनट नहीं लगा होगा बताने में कि मैम माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीरियसली नहीं लगा होगा। आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट। और अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर जरूर दीजिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू तो जानते हो भाई, सीपीयू महाराज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको, जो हमारे ब्रेन कहलाते हैं कंप्यूटर के। सीपीयू जो कहलाता है प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम का। तो भाई अगर बात छिड़ी गई है किसकी? माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द सीपीयू ऑन द सीपीयू। किस पे भाई? किस पे? सीपीयू ऑन द माइक्रोचिप। माइक्रोचिप पे जो सीपीयू आ गया, माइक्रोचिप पे जो सीपीयू आ गया, माइक्रोचिप की यहां पे बात हो रही है। तो भैया एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर तो डेफिनेटली पढ़ के आए हो। एवोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था? आईसी के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो भाई एक बड़ा सा सीपीयू जब एक छोटी सी चिप पे आ जाए तो वो बड़ा सा प्रोसेसर एक माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। क्या बनता है? वो एक माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। मतलब कि एक बड़ा सा प्रोसेसर जिसको एएलयू, सीयू, रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, अलग अलग इतने हैवी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब उस बड़े से सीपीयू को एक छोटी सी चिप पे हम ले आए, सोच लो कितना एडवांसमेंट हुआ है कि भैया पहले सीपीयू को बनाने के लिए लार्ज रूम साइजेस के हमको कैबिनेट्स चाहिए पड़ते थे। एक सीपीयू को बनाने के लिए अलग अलग कैबिनेट्स की जरूरत पड़ती थी। और आज आलम यह है कि एक बड़े से सीपीयू को, उसी बड़ी से सीपीयू को एक छोटी सी चिप में हम बना सकते हैं। मैं एक बात बिल्कुल सही बताऊं आपको, क्योंकि ये हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट से या चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई कंप्यूटर अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सिंस इट हैज इन्वेंटेड, इट गॉट इन्वेंटेड। जब से ये इन्वेंट हुई है तब से लेके अब तक इससे ज्यादा एडवांसमेंट, इससे ज्यादा ग्रोथ किसी अदर टेक्नोलॉजी ने देखा ही नहीं है। अब सोच लो
बड़ा सा सीपीयू एक छोटी सी चिप पे, और भाई इतना बड़ा सा सीपीयू जब एक छोटी सी चिप पे आ जाता है जिसको हम माइक्रोचिप कहते हैं, तो इतना बड़ा सा सीपीयू जिसको हम एक नॉर्मल प्रोसेसर कहते थे, अगर एक छोटी सी चिप पे आ गया है तो वही जो प्रोसेसर है वो एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं बन जाएगा? है कि नहीं? है कि नहीं है? तो भाई जब ये बात है तो माइक्रो प्रोसेसर भी 1971 से आना शुरू हो गया था। तो भैया 5 जनरेशन इसने भी देख ली, और अभी हम 5th जनरेशन पे हैं माइक्रो प्रोसेसर के। तो भाई हर जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ने बहुत एडवांसमेंट देखा, बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, चलिए वो देखते हैं। द मैक्सिमम मेमोरी साइज, यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है मैक्सिमम मेमोरी साइज की, ठीक है। आओ, the maximum memory size of microprocessors of different generations are given. फर्स्ट जनरेशन में मैक्सिमम मेमोरी इतनी चाहिए रहती थी, सेकंड में इतनी चाहिए रहती थी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी और फिफ्थ में इतनी, ठीक है। आ जाओ, represent each of the memory size in terms of power of 2। अरे भाई बहुत अच्छे, हमारे लिए एक्सरसाइज आ गई है भैया, हमारे लिए एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज क्या आई है कि भाई यहाँ पे जितनी भी आप मेमोरी साइजेस देख रहे हो वो या तो आपको केबी में दिया हुआ है, या आपको एमबी में दिया हुआ है, या आपको जीबी में दिया हुआ है। तो भाई इन सारी की सारी मैक्सिमम मेमोरी साइजेस को जो माइक्रो प्रोसेसर की हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ती थी इतनी इतनी मेमोरीज की, तो इसको आप पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। भाई टास्क आ गया आपकी मैम के लिए, मुझे मैम को आपकी हेल्प चाहिए है। जी हाँ, बिल्कुल कमेंट सेक्शन भरना है। और आप हेल्प कैसे करोगे? कमेंट सेक्शन को भर के। तो चलिए शुरू कर दें, शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो ना मैं क्या करने वाली हूं, मैं इन सबको लिखने वाली हूं। क्या करने वाली हूं? मैं इनको लिखने वाली हूं। आ जाओ भाई। ओके, तो भाई क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से इस पूरे क्वेश्चन की धुनाई। जी हाँ भाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ सारी की सारी जनरेशन, और उन सारी जनरेशन में जो मैक्सिमम मेमोरी साइज थी उनके बारे में। चलो आ जाओ। तो भाई पहले आएगा आपका फर्स्ट जनरेशन, फिर आएगा आपका सेकेंड जनरेशन। इसको थोड़ा सा ना ऐसे ले लेते हैं कि भाई ये समझ में आ जाए। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की, एंड लास्ट में कौन सा है हमारा? लास्ट में है हमारा 5th जनरेशन। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट। ये लीस्ट नहीं है भैया, ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ये एवर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। ये समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है भाई, न जाने कितनी ही जनरेशंस देखनी है इसको, 5th तक सीमित नहीं रहेगा भाई लोग। तो चलो आ जाओ, फर्स्ट पे आ गए, सेकंड पे आ गए, थर्ड पे आ गए, फोर्थ पे आ गए और 5th पे आ गए। अब आ जाओ मैक्सिमम मेमोरी साइज हर एक जनरेशन की। 1 KB, 1 MB, 16 MB, 1 KB, 1 MB, 1 KB, 1 MB, फिर क्या है? फिर है आपका 16 MB, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है आपको 4 GB एंड 64 GB, 4 GB एंड 64 GB। चलिए देखें क्या, 4 GB एंड 64 GB एंड इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम ग्रीन, इसको कर लेते हैं ग्रीन। कितना था? 16 MB था। और इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये केबी में दिया हुआ है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं हम ब्लू। आ जाओ, कितना होगा? दिस इज 1 KB। क्लियर हुआ? तो भाई मुझे क्या करना है? मुझे इन सारी की सारी यूनिट्स को जो केबी में, एमबीज में, जीबीज में दिया हुआ है उनको किस चीज में रिप्रेजेंट करना है? मुझे इन्हें रिप्रेजेंट करना है, इन सारी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है एट द पावर ऑफ 2। किसकी पावर में? भाई 2 की पावर में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि 2 की पावर में रिप्रेजेंट करना है। 2 बेस होना चाहिए और उसकी पावर होनी चाहिए। ये करना है भाई पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 मतलब ये करना है। आ जाओ देखेंगे इसको। पावर ऑफ 2 दैट मीन्स 2 की पावर, 2 की पावर कुछ भी, 2 की पावर कुछ भी, मतलब कि 2 टू द पावर कुछ भी। ये करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो भाई इससे पहले कि मैं इन सबको यहां पे आपकी पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करूं, मुझे इतना बता दो, आप मुझे इतना बताइए कि भाई 1 KB कितना होता है? जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में और बता दो मुझे, क्योंकि मैं ये चीज पढ़ा चुकी हूं, मैं ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूं कि 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, मैं वेट कर रही हूं, जल्दी जाइए भैया।
हाँ जी, तो बताया क्या 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? भाई बिल्कुल बताया है, सही बताया है। 1 KB इज इक्वल टू 1 KB इज इक्वल टू कितना भाई, कितना भाई लोग? 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। बिल्कुल सही भाई, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है बहुत ही सही आंसर दिया है। अब देखो 1 KB का हमको पता है कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है। चलिए अच्छी बात है। और हमको क्या करना है, हमको इन सारी की सारी यूनिट्स को 2 टू दी पावर में रिप्रेजेंट करना है। पावर ऑफ 2 में मुझे ये चीज रिप्रेजेंट करनी है, तो कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया 2 टू द स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगर मैंने कर दिया कि भाई जो x दिया हुआ है, अगर मैं इस x को ही यहां पे तोड़ूं, अगर मैं इस x को यहां पे तोड़ूं और मैंने कह दिया कि जो x है इस इक्वेशन में जो x है अगर मैंने वो कर दिया 2, ठीक है, देखते जाना, 2 कर दिया, ठीक है। तो x अगर हमने 2 कर दिया तो 2 टू दी पावर, x अगर हमने 2 कर दिया, जो x दिया हुआ है 2 टू दी पावर ऑफ x, अगर x हमने 2 कर दिया, देखिए 2 टू दी पावर ऑफ x में अगर x हमने 2 कर दिया, चलो तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर जिट इज इक्वल टू 4 होता है। चलो आ जाओ, फिर मैंने कर दिया x इज इक्वल टू 3, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, फिर x को कर दिया मैंने 4, 2 का 4 कितना होगा आपका? 16। मतलब 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। 2 टू द स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, ऐसा 2 में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ये मैं x की पावर इंक्रीज करती जाऊंगी, कहां तक? मैं करती जाऊंगी इसको x इज इक्वल टू 9 तक। x इज इक्वल टू जब मैंने 9 किया तो 2 टू दी पावर जब मैंने 9 किया तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 टू दी पावर 9 अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, होता है कितना? 512। क्या होता है भाई लोग, क्या होता है? 512। तो भैया देखो 2 टू दी पावर ऑफ 9 इज इक्वल टू 512, ओके। और वही अगर मैंने कर दिया x इज इक्वल टू 10, क्या कर दिया? x इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो 2 टू दी पावर ऑफ 10 कितना होगा भाई? कितना होगा? 512 में इंटू 2 एक बार और कर दो, मतलब कि 512 में जो था आपका 2 टू दी पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 9 इंटू 2 टू दी पावर ऑफ 1। ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? बता दो, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? देख लो भाई, देखो जल्दी से बताओ मुझे, बात सही है कि नहीं है? 2 टू दी पावर 10 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती? 2 टू दी पावर ऑफ 9 इंटू 2 टू दी पावर ऑफ 1, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होगा तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। हम सब जानते हैं कि अगर बेस सेम है और दोनों के बीच में अगर इनटू है, अगर a यहां है और a यहां है और दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट हो रहा है और ये दिया हुआ है a टू द पावर m और ये दिया हुआ है a टू द पावर n, तो अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो आता है आपका a टू द पावर ऑफ m प्लस n। ये होता है कि नहीं होता है? बता दो भाई, होता है कि नहीं? a की पावर अगर m है, a की पावर अगर n है, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दैट इज a टू द पावर m प्लस n। यही होता है। तो 2 टू द पावर 10 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 2 टू द पावर ऑफ 9, क्या करना है? उसको उल्टा लिख लेते हैं, मतलब कि 2 टू द पावर ऑफ 9 को इंटू 2 टू द पावर आ जाओ, 2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1, जिसका मतलब होता है 10। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हमको पता है कि 2 टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी है? 512। तो 2 टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी? 512 इंटू 2 का पावर 1 कितना हुआ? 2, 2 की पावर 1 2 हुआ। आंसर क्या आया? 1024 आ गया, 1024 आ गया। तो मतलब इस पूरे डिस्कशन से हमने ये समझा, इस पूरे डिस्कशन का सिर्फ और सिर्फ ये कंक्लूजन है कि भाई अगर 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है, अगर 1 KB इज इक्वल टू
24 बाइट्स होता है तो वही आपका 2 to the power 10, वही आपका 2 to the power 10 इक्वल्स टू होता है 2 to the power of 10 इक्वल्स टू होता है 1024 का। क्लियर हो गया ये बात क्लियर हो गई। 2 to the power 10 इक्वल टू होता है 1024 का। तो भाई ये दो चीजें हैं जो हमको मिल चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो कि मैम ये चीज हमको समझ नहीं आई है, कैसे 2 to the power of 10 निकल रहा है। बिल्कुल आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां पे आंसर जरूर किया जाएगा। तो भैया मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई है। पहला कि 1 KB हमेशा 1024 बाइट्स के इक्वल होता है और 2 to the power 10 हमेशा 1024 होता है। तो भाई अब धुलना शुरू करते हैं। पहले आएंगे हम फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पे। क्या था मैक्सिमम मेमोरी साइज? पहले था हमारा 1 KB। कितना था? 1 KB। तो भाई 1 KB को हम क्या लिख सकते हैं? हम सब जानते हैं 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स और 1024 को हम 2 to the power 10 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 to the power 10, 2 to the power 10 बाइट्स नहीं लिख सकते क्या? 1 KB जब हमारा 1024 बाइट्स है और हम सबको पता है कि 1024 इज इक्वल टू 2 to the power of 10, तो यही 1 KB इज इक्वल टू 2 to the power of 10 बाइट्स नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मैम। चलिए आइए अब आ जाओ किस पे, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ किस पे भाई? अब आ जाओ 1 MB पे। ठीक है भाई, आ जाओ 1 MB पे। 1 MB पे आ गए हम। 1 MB क्या होता है? क्या होता है 1 MB? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। 1 MB इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 MB इज इक्वल्स टू 1024। 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। ये होता है कि नहीं होता है? जल्दी बता दो। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ। 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। जब 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट होता है तो वहीं पे 1 MB इससे भी बड़ी पावर होती है। 1 MB 1 KB से भी बड़ी होती है कि नहीं होती है? भैया MB बड़ी होगी KB से। होता है कि नहीं होता है? जल्दी बता दो अगर मैं गलत बोल रही हूं तो बिल्कुल बता दो। होता है। MB इज ऑलवेज ग्रेटर देन द KB। तो भैया जब 1 KB 1024 बाइट्स था तो 1 MB 1024 किलोबाइट्स हो गया। अब देखो 1 किलोबाइट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? ये इक्वेशन है मेरी 1। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, आ जाओ, ये मेरी इक्वेशन 1 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 KB इन दिस इक्वेशन। अब देखो इस 1 MB को रुको, ये लिखा है। इस 1 MB को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, देखो 1024 इंटू 1 KB। कुछ घट जाएगा क्या? नहीं ना। 1024 KB को मैं ऐसे नहीं लिख सकती 1024 इंटू 1 KB। और 1 KB हम सबको पता है कितना निकल आया है। 1 KB कितना निकल के आया है भाई? कितना निकल के आया है? 2 to the power 10 बाइट्स। आ जाओ। तो भाई इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब 1 KB को मैं 2 to the power 10 बाइट्स लिख सकती हूं। तो भाई ये हो जाएगा आपका 1024 इंटू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ 1 KB इंटू दिस इक्वेशन। 1 KB की वैल्यू मैंने यहां से उठा ली 2 to the power 10 बाइट्स इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। क्या होगा भाई? क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1 KB इज इक्वल टू 2 to the power ऑफ 10 बाइट्स। और भाई ये बात तो हम भी जानते हैं इक्वेशन 0 से। इक्वेशन 0 से क्या जानते हो भाई लोग? इक्वेशन 0 से क्या जानते हो? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से भाई। क्या जानते हो इक्वेशन 0 से भाई? जल्दी जल्दी। हाँ जी चलिए, क्या जानते हो भाई? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए अच्छे से। चलो भाई, क्या जानते हो इक्वेशन 0 से? इक्वेशन 0 से जानते हो कि भैया 2 to the power 10 हमेशा इक्वल होता है 1024 के। तो भाई ये लिखा हुआ है 1024। सो भैया विद इक्वेशन 1, ये हुआ आपका इक्वेशन 1 से। ठीक है, क्या आया? ये आएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1। ठीक है, अब यही आएगा आपका क्या? इक्वेशन 0 से। क्या आएगा इक्वेशन 0 से? भैया 1024 हमेशा इक्वल होता है 2 to the power 10 के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 0 इन दिस करंट थिंग, क्या होगा भाई? 1024 को मैं लिख सकती हूँ 2 to the power of 10। क्या लिखा? 2 to the power of 10 इंटू 2 to the power of 10 पहले से ही दिया हुआ है।
2 to the power of 10 बाइट्स। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है भाई, ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 0, है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है भाई। तो कितना हुआ, बेस सेम है, पावर दी हुई है, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, a to the power of m into a to the power of n is equals to a to the power of m plus n। ये भी होता है कि नहीं भाई, बेस सेम हो पावर अलग हो, पावर को सम कर दो, तो भाई बेस सेम है, 2 सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 2 to the power of 20 बाइट्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो भैया इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला है, इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला है कि भाई 1 KB होता है, 1 KB होता है क्या, 2 to the power of 10 बाइट्स। ठीक है, इस पूरे को मैं यहां से हटा रही हूं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है। कहने को मैं सेकंड स्लाइड पे लेके जा सकती हूं, लेकिन जो चीजें जहां लिखी होती है वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ओके, आ जाओ, क्या निकाला हमने, हमने फाइनली एक चीज निकाली कि भाई 1 KB इक्वल होता है 2 to the power 10 बाइट्स के, ठीक है, और 1 MB इक्वल होता है, 1 MB इक्वल होता है 2 to the power किसके, 20 बाइट्स के। कौन से, 2 to the power 20 बाइट्स के, जस्ट इसका डबल। क्या भाई, जस्ट इसका डबल। अब मुझे पूरा पहले से फिर से 1 KB से लेके, अब मैम आप तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हो, 16 MB, 4 GB, 64 GB, तो फिर से पूरा KB से लेके शुरू करोगे क्या, नहीं। अब हम लेके चलेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, किनको, इन दोनों इक्वेशंस को हम लेके चलने वाले हैं। आ जाओ 16 MB पे। तो भाई जब 1 MB इक्वल है 2 to the power 20 बाइट्स के, तो 16 MB क्या होगा, 16 MB क्या होगा भाई, 16 MB को ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, 16 into 1 MB, ऐसे नहीं लिख सकते क्या। और 1 MB की वैल्यू कितनी होती है, 2 to the power of 20 बाइट्स, होती है कि नहीं होती है। तो भैया क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, इसको लिख लीजिए कुछ इस तरीके से। कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे 16 इंटू कितना दिया हुआ है 1 MB की वैल्यू, 2 to the power of 20, 2 to the power of 20 बाइट्स। और भाई 16 कितना होता है, कितना होता है, 16 होता है आपका 2 to the power 4, होता है कि नहीं होता है भाई, बता दो। 2 to the power 4 होता है 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 16, जी हाँ। तो भैया कितना हुआ, इसको लिख दो भाई, 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 20, मतलब 16 को आप लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 2 to the power 4 इंटू 2 की पावर 20 बाइट्स। 16 को लिख दो, 2 की पावर 4 लिख दिया। अब भैया सेम बेस है, दोनों की वैल्यूज है, ऐड हो जाएंगी, कितना आएगा 2 to the power of, 2 to the power of कितना आएगा भाई लोग, 20 + 4 दैट इज 24। क्लियर हो गया। तो 16 MB इक्वल होगा 2 to the power of 24 बाइट्स के। आ जाओ भाई, आप चाहे तो उसको और भी फर्दर बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, इसको इंटू 8 कर दो तो आपके बिट्स में भी आ जाएगा। लेकिन बाइट तक मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी चला जाएगा, हमें सिर्फ 2 to the power में सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कर दे रहे हैं। आ जाओ, अब बात करेंगे 4 GB की। आ जाओ, एक बात समझो, इससे पहले कि हम GB पे जाएं, एक इक्वेशन हमको याद आती है। क्या याद आती है कि भाई 1 MB होता है इतने बाइट का, और हमको एक बात और पता है कि 1 MB इक्वल होता है, 1 MB इक्वल होता है, या फिर ये कह लीजिए 1 MB, नहीं रुक जाइए, 1 MB इक्वल होता है इतने बाइट्स का, और 1 GB, 1 जो GB होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1024 MB का। किसके इक्वल होता है भाई, 1024 MB के इक्वल होता है। ठीक है मैम, समझ गए। और मैम 1 MB इक्वल हो रहा है 2 to the power 20 बाइट्स का हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, इसको मैं लिख दूं 1024, और 1024 हम सबको पता है किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं 2 to the power of 10 इक्वल टू 1024, लिख ले 2 to the power 10 1024 के इक्वल होता है। ठीक है मैम, मान ली ये बात। तो भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं भाई, मैं इसको लिख दूं 1024 इंटू 1 MB। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बता दो। तो भाई 1024 जब 2 to the power 10 के इक्वल है, ये जब आपके 2 to the power 10 के इक्वल है,
और 1 MB इक्वल है आपके 2 टू द पावर 20 के, किसके? 2 टू द पावर 20 बाइट्स के इक्वल है 1 MB, तो 2 टू द पावर 20 बाइट्स ये आ गए। तो 1 GB इक्वल हो जाएगा किसके? किसके? 1 GB आपका इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 30 बाइट्स के, किसके भाई? 2 टू द पावर 30 बाइट्स के। आएगा कि नहीं आएगा भाई लोग, जल्दी बता दो। तो भाई जब 1 GB आपका, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या निकल के आया, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं एक चीज आपको यहां पे लिख के बता दे रही हूं कि 1 GB क्या होता है। 1 GB क्या होता है? 1 GB आपका, 1 GB आपका इक्वल होता है भाई, क्या होता है? 1 GB अगर आपका इक्वल होता है किसके? 1024 MB के, तो इसी 1 GB को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी 1 GB को आप 2 टू द पावर बाइट्स, कितने बाइट्स भाई? कितने? 30 बाइट्स। कितने बाइट्स? 2 टू द पावर 30 बाइट्स। मतलब 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB या फिर 2 टू द पावर 30 बाइट्स के ये इक्वल होता है। ठीक है मैम। अब आ जाओ 4 GB की बात करते हैं। तो 4 GB को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 GB लिख लो। मुश्किल है? नहीं है ना। 4 इंटू 1 GB लिख लो, होगा तो 4 GB ही ना। 4 इंटू 1 GB लिख लो, आएगा तो 4 GB। तो भाई 4 को क्या लिख लोगे? 4 को क्या लिख लोगे? 4 को लिख लोगे मैम 2 का स्क्वायर। और भाई 1 GB की वैल्यू हमको पता ही है, 1 GB की वैल्यू हमको पता चली गई है, कितनी होती है भाई? 2 टू द पावर 30 बाइट्स, 2 टू द पावर 30 बाइट्स। तो भाई जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो भैया जब पावर ऐड हो गई तो 4 GB 2 की पावर में 2 टू द पावर कितना आएगा भाई लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। 30 प्लस 12, 30 प्लस 2 दैट इज 32। 2 टू द पावर 32 बाइट्स होता है 4 GB के इक्वल। तो भैया 1 KB निकल गया, MB निकल गया, 16 MB निकल गया, 4 GB निकल गया भाई। तो अब 64 GB आप निकालोगे। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में, अब बताइए क्या होगा 64 GB बाइट्स, कितना होगा 2 टू द पावर में 64 GB बाइट्स के रिस्पेक्ट में। चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे निकालने वाली हूँ, बिल्कुल निकालने वाली हूँ और बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकालने वाली हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम क्या करेंगी? मैम इसको लिखेंगी 64 इंटू 1 GB, ऐसे लिखेंगी? नहीं, ऐसे नहीं लिखने वाली हूँ मैं। जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो क्या होता है 64 GB बाइट्स में? 2 टू द पावर में कितना आएगा? 64। जल्दी से, जल्दी जल्दी। चलो भाई मैं ही बता देती हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बताया होगा। एक बार बताओ, 64 को ऐसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 64 को ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी मैम लिख सकते हैं। तो भाई 16 इंटू 4 होता है 64, 16 4 जा 64, बात सही है कि नहीं? और मेरे पास 4 GB का भी निकल के आ गया है, मेरे पास 16 GB का भी निकल के आ गया है, कि MB का निकल के आया है? मैम 16 MB का निकल के आया है, 16 GB का निकल के नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया जब 4 GB का तो निकल के आ गया ना, 4 GB का निकल के आ गया, ठीक है। तो भाई 64 GB को जब मैंने यहाँ पे लिख लिया है 16 इंटू 4 GB, अब देखो 16 GB इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 4 GB। आ जाओ। अब भाई 16 GB तो मैंने नहीं निकाली थी, मैंने 16 MB निकाली थी। याद रखना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, होशियार बनने की कोशिश करेंगे कि मैम ये 16 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इन दोनों का दिया हुआ है, बेस सेम है, ऐड कर दो। नहीं, 16 MB निकाला था हमने, 16 GB नहीं निकाला है। आ जाओ भाई 16 इंटू 4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। ठीक है मैम, 2 टू द पावर 4 इंटू 4। अब देखो 4 GB क्या दिया हुआ है? 4 GB, और 4 GB हमारा कितना निकला था? 2 टू द पावर 32, 2 टू द पावर ऑफ 32, यही निकला था। तो 64 GB कितना हो गया भाई? कितना हो गया 64 GB? भाई 64 GB हो गया है, दोनों के बेस सेम है, दोनों की पावर को ऐड कर दो, कितना हुआ? कितना हो गया भाई लोग? कितना हुआ? 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 36 बाइट्स। आ गया भाई,
आया कि नहीं आया? तो मतलब कि आपसे और आपकी मैम से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि भाई माइक्रो प्रोसेसर्स जो दिए हुए हैं उन सब की मेमोरी साइजेस को आपको पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने और हमने मिलकर ये चीज कर डाला है, ये काम कर डाला है। तो एक क्विक ओवरव्यू देख लें। तो क्विक ओवरव्यू देखने का मतलब ये हुआ कि भैया 1 KB इज इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट्स। ये होगा आपका, देख जाइए, ये होगा आपका क्या, देख लीजिए भाई लोग, क्या होगा, 1 KB होगा आपका 2 to the power 10। और ये सारे के सारे हम बाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन बाइट्स। बाइट्स में ये चीज रिप्रेजेंट कर रही हूं 2 to the power 10, 2 to the power 20, 2 to the power 20। ठीक है भाई, आ जाओ, ठीक है, 10, ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा, 2 to the power 20, 2 to the power of 24। ओके, ओके, अब यहां आ जाओ, 24 हो गया 32 एंड 36। ठीक है भाई, कितना होगा, 2 to the power एंड 2 to the power, कितना होगा, 32 एंड 36। वेरी गुड, 2 to the power 10, 20, 24, 32, 36, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे बाइट्स में दिए हुए हैं। क्वेश्चन धुन गया, अच्छे से धुन गया। हमको चैलेंज करने चले थे भाई, हमने कर डाला। 2 to the power में इन सारी की सारी मैक्सिमम मेमोरी साइज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कैलकुलेशन में, बिल्कुल चाहिए कॉमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए जल्दी से देख लीजिए इसको एक बार। हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई इस क्वेश्चन के जरिए हमको बहुत बड़े तरीके से चैलेंज किया गया था। हमको चैलेंज किया गया था कि भाई आप ये करके दिखा सकते हो, तो भाई हम दोनों ने मिलकर ये चीज करके दिखा दी है भाई। तो भाई जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं। ओके, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू लोकेट एनी 2 डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ओके, अपनी टीचर से पूछिए कि भाई आपके कंप्यूटर में कोई ऐसे 2 डिवाइस ड्राइवर हैं जो इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। तो भाई टीचर से पूछना है ना, तो टीचर से आप पूछ लो, पूछो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझसे कि मैम हमारे कंप्यूटर में 2 ऐसे डिवाइस ड्राइवर्स का नाम बता दीजिए जो हमारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूं 2 डिवाइस ड्राइवर्स के नाम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। सबसे पहला जो डिवाइस ड्राइवर आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होता है दैट इज द कीबोर्ड का, किसका, कीबोर्ड का, कीबोर्ड ड्राइवर। Ask your teacher to help you locate any 2 device drivers installed on your computer। और कीबोर्ड ड्राइवर आपको कहां मिलेगा, कीबोर्ड ड्राइवर आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल पे जाके। कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर एंड साउंड में जाके आप कीबोर्ड के ड्राइवर को देख सकते हो। गो टू द कंट्रोल पैनल, कहां जाओगे, आप जाओगे कंट्रोल पैनल पे। सबसे पहले तो जाओगे सर्च पे भाई, सबसे पहले जाओगे सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद आप जाएंगे किस पे, आप जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे जाइए, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आप जाएंगे हार्डवेयर एंड साउंड पे या फिर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे। आप जाएंगे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे। इस पे जैसे ही आप जाएंगे आपको वहां पे अपने कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। कीबोर्ड ड्राइवर आपको वहां पे मिल जाएगा। और सिमिलर वे में ये तो मैंने बताया एक ड्राइवर के बारे में। और मैम कीबोर्ड के ड्राइवर के बारे में आपने क्यों बताया है, क्योंकि चाहे कोई भी डिवाइस हो, इनपुट डिवाइस अगर आप कोई भी एक्सटर्नली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो या उसको अटैच करना चाहते हो, तो उस इनपुट डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या उस सिस्टम के ओएस में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके द्वारा इनपुट किया गया डिवाइस या आपके द्वारा अटैच किया गया ये कीबोर्ड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो उसके लिए आपको लोकेट करना पड़ेगा इस कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर, जो आपको मिलेगा सर्च पे जाके, कंट्रोल पैनल पे जाके, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाके, और कीबोर्ड के ड्राइवर को आप वहां से देख सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको बताने वाली हूं किसके बारे में, मैं आपको बताने वाली हूं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर ड्राइवर,
जो प्रिंटर हम अपने सिस्टम से अटैच करते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है किसके अंदर, आपकी सिस्टम के अंदर। अब किसी भी प्रिंटर के ड्राइवर को अगर मुझे लोकेट करना है कि भाई कोई प्रिंटर है, मैंने अपने प्रिंटर को सिर्फ एक केबल की हेल्प से अपने कंप्यूटर के पोर्ट में इंसर्ट कर देना ही उस पर्टिकुलर सिस्टम से उस प्रिंटर को अटैच करना नहीं कहलाएगा। कि भैया एक केबल ली, केबल लेने के बाद उसको सिंपली मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर की जो केबल है, प्रिंटर आता है उसकी जो केबल है कंप्यूटर सिस्टम में उसको अटैच कर दिया तो प्रिंटर उससे अटैच हो गया। नहीं, उस प्रिंटर का, जिस कंपनी का वो प्रिंटर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की है एचपी कंपनी के, एचपी कंपनी का मेरा एचपी, एक पूरा नाम लिख लेती हूं मैं, मुझे एक इसके प्रिंटर का नाम पता है, सपोज एचपी लेजरजेट, एचपी लेजरजेट, ये एक हमारा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है M0005। ये एक मेरा प्रिंटर है जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच किया है मैंने, और इसका ड्राइवर अगर मुझे लोकेट करना है तो कुछ नहीं करना है भाई, जाइए फिर से सर्च पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, लेकिन कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद अब आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे नहीं जाओगे। आप किस पे जाओगे? आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे नहीं जाओगे, आप जाने वाले हो किस पे? आप जाओगे प्रिंटर्स पे। भाई मैम डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ही दिए हुए हैं। हाँ जी भाई बिल्कुल, मैंने कंफ्यूज किया और आप हो गए 2 मिनट के लिए। नहीं होना है भाई। चाहे आपका प्रिंटर, आपका कोई भी डिवाइस हो या आपका कीबोर्ड डिवाइस हो, दोनों ही आपको सेम पाथ पे मिलने वाला है। बहुत अच्छे भैया, बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं। चाहे आपको प्रिंटर का ड्राइवर देखना हो या देखना हो आपको कीबोर्ड का ड्राइवर, दोनों ही सिनारियो में आप जाएंगे सर्च बटन पे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाएंगे और कीबोर्ड ड्राइवर मिल जाएगा, तो यहां पे आपको प्रिंटर ड्राइवर भी मिलेगा। एचपी का एचपी ड्राइवर जरूर मिलेगा, एचपी ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आपको इसी के अंदर मिलने वाला है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो भाई ये 2 ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम से अलग से एक्सटर्नली अटैच करी। दीज आर द पेरिफेरल्स, दैट इज द कीबोर्ड एंड द प्रिंटर। मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रिंटर का नाम भी बताया है, दैट इज एचपी लेजरजेट M0005, या फिर 000 नहीं 005 होता है, दिस इज 005। एंड इसका जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो सर्च पे जाके, कंट्रोल पैनल पे जाके, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाके आप कीबोर्ड का और एचपी ड्राइवर प्रिंटर का दोनों का डिवाइस ड्राइवर लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो भाई आपके टीचर ने आपके लिए ये एक्टिविटी कर दी है भाई लोग। तो भैया क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी से जाइए अपने अपने सिस्टम्स पे और ये सारी की सारी चीजें आप खुद मैनुअली करके भी देख सकते हैं। चलिए आइए, चलो भाई फिर से मेरे लिए एक क्वेश्चन आ गया है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इंस्टॉल 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। ओके भैया, टीचर की हेल्प लेके, मतलब मेरी हेल्प लेके आपको किसी एक सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराना है। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना चाहते हो आप मुझसे? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी। कौन सा सॉफ्टवेयर? आप किसी ब्राउजर को इंस्टॉल कराना चाहते हो या आप इंस्टॉल कराना चाहते हो किसी पेंट सॉफ्टवेयर को? किसको इंस्टॉल कराना चाहते हो? आप सब किस में है? आप सब क्लास 11th में है ना? तो मैं आपके लिए इंस्टॉल करने वाली हूँ क्या इंस्टॉल करने वाली हूँ? मैं आपके लिए इंस्टॉल करने वाली हूँ पाइथन का IDLE। भाई बहुत जल्द पढ़ने वाले हो, बहुत जल्द इसको डाउनलोड भी करोगे और बहुत जल्द इसको आप इंस्टॉल भी करोगे। तो भाई एक्टिविटी में ही आपसे इंस्टॉल करा लेते हैं। भाई पाइथन IDLE सॉफ्टवेयर मैं आपसे इंस्टॉल कराने वाली हूँ, डाउनलोड कराने वाली हूँ मैं। अब पाइथन IDLE जो है दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पाइथन IDLE एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको डाउनलोड एज वेल एज इंस्टॉल भी कराने वाली हूं। तो क्या करोगे? सबसे पहले जाओगे ब्राउजर पे, एनी ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर पे जाइए, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर चलेगा भाई, कोई भी ब्राउजर चलेगा आपका, गूगल क्रोम, मोजिला, कोई भी चलेगा भाई लोग, कोई भी। भैया कोई भी ब्राउजर खोला, ब्राउजर पे जाओ, उसके वेब एड्रेस बार पे डालो, क्या डालोगे? www. I do not remember the exact URL, बट ठीक है, थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे उसका क्योंकि ये देखो पूरा एक्टिविटी है तो पहले से बना बनाया तो मैं आपके सामने लेके नहीं आऊंगी। जो करेंगे यहीं करेंगे भाई, कुछ फ्लॉ भी होगा तो भाई यहीं देखने वाला है। www.python.org कुछ ऐसे ही है इसकी वेबसाइट का नाम। इस पे जाइए, इस पे जाने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, इस पे जाइए, सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कीजिए, क्या कीजिए? डाउनलोड कीजिए।
किसको, कौन सा चल रहा है पाइथन का रीसेंट वर्जन? हो सकता है आपको नहीं पता हो क्योंकि अभी आपके स्कूल्स में जरूर शुरू हो गया होगा पाइथन। तो भैया बताओ जल्दी से, बिल्कुल पता होगा पाइथन का रीसेंट वर्जन कौन सा चल रहा है? पाइथन का रीसेंट वर्जन जिस पे आप काम करने वाले हो दैट इज पाइथन। पाइथन कौन सा है भाई लोग? 3.11 है, 3.11 है कि 3.12 है? 3.12 है भाई, 3.12 आ चुका है भाई, 3.12 आ चुका है। तो पाइथन 3.12 को हम यहां से डाउनलोड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम पाइथन 3.12 को यहां से डाउनलोड करने वाले हैं। तो भैया डाउनलोड तो हो गया। अब जब डाउनलोड हुआ तो डाउनलोड होगा कहां पे? डाउनलोड कहां पे होगा? डाउनलोड होगा आपके ब्राउजर के डाउनलोड्स के अंदर। कहां डाउनलोड होगा? ये जो आपकी फाइल है, ये जो आपकी पाइथन की फाइल है, जब आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, जैसे ही आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद, इस पे आपने क्लिक किया, ठीक, इस पे आपने क्लिक किया, कुछ ऐसे दिया होगा डाउनलोड पाइथन 3.12, आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने जो भी ब्राउजर यूज किया था उसके डाउनलोड्स के अंदर, उसके डाउनलोड्स के अंदर उसके डाउनलोड्स के अंदर क्या होगा? ब्राउजर के डाउनलोड के अंदर, ब्राउजर के डाउनलोड्स के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुकी होगी, डाउनलोड होके एक .exe फाइल आ चुकी होगी। और इस फाइल को अब आप करोगे ओपन। इस फाइल को अब आप ओपन करने वाले हो, ठीक है मैम, कर देंगे ओपन। क्या समस्या है? हम इस फाइल को कर देंगे ओपन। .exe फाइल को हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। इसको ओपन कीजिए। ब्राउजर के डाउनलोड में एक .exe फाइल है, ये है, उसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए भाई, बिल्कुल करते जाइए। आइए नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आके, बिल्कुल लास्ट में आके आपको क्लिक करना है, किसको, किसको क्लिक करना है? इंस्टॉल पे, ठीक है। ये जो इंस्टॉल दिख रहा है इसको क्लिक कर देना। समझ रहे हो क्या करना है? सबसे पहले कोई भी ब्राउजर खोलो। हमने टारगेट लिया है कि हम पाइथन आईडीएलई को यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं और इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि पाइथन आईडीएलई है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पाइथन आईडीएलई को हम डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है मैम। अपने अपने सिस्टम्स में आपने कोई भी ब्राउजर खोला, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, उसके अंदर मैंने इस वेब एड्रेस को आपसे डलवाया, दैट इज python.org। डाउनलोड पाइथन 3.12 पे आपको मैंने क्लिक कराया। आपके ब्राउजर में एक पाइथन की एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो चुकी है। देखिए आपके ब्राउजर के डाउनलोड्स में .exe फाइल आ जाएगी, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो जो स्टेप्स आते जा रहे हैं, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए और लास्ट में इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और आपका पाइथन आईडीएलई क्या हो चुका है? सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। सक्सेसफुली ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है भाई। खुशियां मनाओ भैया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अब इसको अगर आप इस पे काम करना चाहते हो तो सर्च बटन पे जाइएगा और डालिएगा पाइथन आईडीएलई। आपके सामने एक पाइथन आईडीएलई सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। आप उसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस या पाइथन इंस्ट्रक्शंस टू बी मोर प्रॉपर दे सकते हैं और रन करा सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम्स को। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई? चलो आ जाओ। तो भाई क्लियर हो चुका है भाई साहब, क्लियर हो गया है? कोई डाउट हो पूरे फ्लो चार्ट में, अगर आपको कोई भी डाउट हो, समझ ना आया हो, सीक्वेंस समझ में ना आया हो, तो आप सबको पता है आपको क्या करना है। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि ये जो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन था ये क्लियर हुआ है कि नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। तो भाई लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट एक्टिविटी फॉर यू एंड मी एज वेल। चलिए आइए। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, देखो भाई फिर से टीचर, ओके कोई बात नहीं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इंस्टॉल वन फ्री एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन। फ्री एंड ओपन सोर्स, देखो फ्री तो पाइथन भी था लेकिन ओपन सोर्स नहीं था। ओपन सोर्स क्या होता है? मैंने डिफरेंस बताया हुआ है फ्री सॉफ्टवेयर में और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ये चीज मैं 11th आईपी में पढ़ा चुकी हूँ। सीएस में अभी थोड़ा सा बाकी है मेरे ख्याल से, या तो वो आ जाएगा जल्दी।
फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, दैट इज फॉस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली आपको अवेलेबल हो फॉर डाउनलोड, और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड में आप समय समय पर फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज और फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आप उसके सोर्स कोड में भी अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग कर सके। एडिटेबल हो जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, वो होता है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है मैम, देखते हैं तो कौन सा हो सकता है ऐसा। भाई openoffice.org, जी हाँ मित्रों, openoffice.org, गो टू एनी ऑफ द ब्राउजर्स एंड टाइप, किसी भी ब्राउजर पे जाइए। मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड कराने वाली हूँ और इंस्टॉल कराने वाली हूँ ओपन ऑफिस सूट को, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 में आप इसको पढ़कर आ रहे हो भाई। राइटर एप्लीकेशन, इम्प्रेस एप्लीकेशन एंड कैल्क सॉफ्टवेयर, तीनों ही एप्लीकेशंस, तीनों ही सॉफ्टवेयर आप पढ़ चुके हैं जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए आइए, गो टू एनी ऑफ द ब्राउजर्स एंड टाइप, ये टाइप कीजिए, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है इसको टाइप कीजिए, एंड ओपन ऑफिस सूट विद वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर। इस एक ओपन ऑफिस सूट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राइटर, इम्प्रेस, कैल्क, इन सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को आप अवेलेबल हैं, आप इनको डाउनलोड कीजिए। और किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो एग्जांपल में देख लीजिए कैल्क सॉफ्टवेयर, और आप अपने रिसर्च बटन पे जाइए, कैल्क सॉफ्टवेयर का नाम दीजिए और वो सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपके सामने खुल के आएगा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्लियर हुआ? तो भाई जाइए जल्दी से ब्राउजर्स में और डालिए www.openoffice.org, वहां से डाउनलोड कीजिए ओपन ऑफिस के सूट को, और उस ऑफिस को अगर आपने डाउनलोड कर डाला, उसको इंस्टॉल कर डाला, वही सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। जैसे आप ये यूआरएल डालोगे, यूआरएल डालने के बाद आपको डाउनलोड वाला एक लिंक मिलेगा, उस डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना उसको, किसको, ओ को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको पाइथन के लिए बताया है बिल्कुल वैसा ही है। जिस ब्राउजर पे आपने ये वेबसाइट डाला था ना, जिस ब्राउजर पे आपने ये वेब यूआरएल डाला था, उस ब्राउजर के डाउनलोड पे इस ओ सॉफ्टवेयर का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगा, उस पे क्लिक कीजिए, उसको रन कीजिए, रन करने के बाद नेक्स्ट करते जाइए और फाइनली इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके ओपन ऑफिस सूट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड एज वेल एज इंस्टॉल हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कैल्क सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? रेडी टू यूज हो चुका है भाई लोग, आगाज हो चुका है। तो भाई ये था हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सा सेशन जहां पे हमने डिस्कस किया है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप स्किप कर देते हैं व्हाइल गोइंग थ्रू योर टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 को मैंने यहाँ पे टारगेट किया था और किसी एक सब्जेक्ट को मैंने टारगेट नहीं किया था, मैंने टारगेट किया है सब्जेक्ट आईपी भी और सीएस भी। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग एक्टिविटी क्वेश्चंस अब आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी चाहे वो आईपी का हो चाहे वो सीएस का हो, उसका इतना सा भी एक शब्द भी हम मिस नहीं करने वाले हैं। हर एक चीज उठाने वाले हैं, हर एक चीज पे डिस्कशन होने वाला है और हर एक चीज पे धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो इसी धमाकेदार सेशन के साथ साथ और उम्मीद लिए आप सबको बता दूं कि भाई mangetbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड। भाई सीबीएसई हिंदी मीडियम भी चल रहा है भाई, वो भी बहुत ही तेजी से। काहे इतना सोचते हो भाई, क्यों यहाँ आ जाते हो? सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इतना सारा तो दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको देती हूँ ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट का ई बुक यहाँ मिलेगा, क्लास केजी हो या क्लास 12th हो, ई बुक यहाँ मिलने वाला है। होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है और खुद को अगर इस होम पेज पे देखना चाहते हो तो मैंगेट ब्रेन्स के साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है और जाते जाते ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक्स को क्लिक कर दो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली जंप कर जाओ mangetbrains.com की उस वेबसाइट पे जहां पे बहुत सारी ई बुक्स और ई नोट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और तो और इसी वेब पेज पे, इसी होम पेज पे आना है ना, तो 3 काम करने पड़ेंगे भाई। तैयार हो? सबसे पहला, जानते हो भाई, जब जानते हो तो फिर भी बुलवाते हो, ठीक है कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो ना, सिर्फ उसको प्रेस कर दीजिए, सारे के सारे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपके सामने रोज आ जाया करेंगे। भैया सब्सक्राइब कीजिए मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। भाई नया वीडियो, नया सेशन, नया सीरीज, बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मेरे साथ एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन किया है हमने, इंटरैक्टिव सेशन था, हमने और आपने मिलके इन क्वेश्चंस को अच्छे से धुना है इस सेशन में। तो भैया लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर करना मत भूलो।
cause sharing is caring। मिलते हैं और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड।